नमस्कार जी मेरे प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम देखेंगे कि जो अध्याय तीसरा है कविता के बहाने। सीधी बात थी क्या थी? अध्याय तीसरा क्या नाम है? कविता के बहाने। दूसरी कविता है बात सीधी थी। तो इस कविता के हम सब शब्दार्थ सपचन वाक्य और विशेष देखेंगे साथियों। शब्दार्थ देखेंगे, सपचन वाक्य देखेंगे और विशेष देखेंगे साथियों। 6 बजे रोजाना क्लास मिल जाती है आपको। हिंदी अनिवार्य है कि पार्ट नंबर 2 देखेंगे। वो भी साथियों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस निवेदन है कि आप यूट्यूब चैनल एग्जाम उसे सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुंचे, किसी भी क्लास में वंचित ना रहे साथियों। तो देखते हैं साथियों। तो व्याख्या यानी कि सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है कविता के बहाने। तो देखो, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। क्या है? कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस दर उस घर कविता के पंख लया उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने भला चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान। तो देखो साथियों, सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ लेंगे। शब्दार्थ ओनली फॉर एक है। शब्दार्थ में मानो यानी अर्थ होता है। माने यानी क्या होता है? अर्थ होता है साथियों। तो इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से अद्भुत उद्धृत यानी कि इससे लिया गया है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण इस कविता के लेखक है। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं हो। क्लियर हुआ? ये हमने प्रसंग देखा है साथी। अब देखेंगे व्याख्या। तो कवि कहता है कि कवि कल्पना की उड़ान है। कवि की कल्पना उड़ान की कविता उड़ान की कल्पना करता है साथियों। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में ये भी कल्पना करता है या फिर कल्पना करता है चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। जो चिड़िया होती है उसकी उड़ान एक सीमित मात्रा में होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित है। यानी कि जो कविता है उसकी उड़ान असीमित है, उसका कोई दायरा नहीं है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर या दूसरे घर तक सीमित होती है। जैसे हमारे घर से उस घर तक चले गए, उस घर से उस घर तक चले गए और उस घर से अपने घोंसले अपने घर तक चले गए। बस यहाँ तक वो सीमित रहती है, ज्यादा दूर तक नहीं जाती है साथ। परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है, असीमित होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर आगे उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे, यानी कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से बहुत आगे है साथियों। यही कविता ने वो बताना चाहता है। अब देखेंगे हम इसमें विशेष। तो देखो साथियों, कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। सरल एवं सहज खड़ी बोली, शक्ति अभिव्यक्ति की प्रयोग किया गया। सरल एवं सहज खड़ी बोली, बिल्कुल सरल भाषाओं का प्रयोग किया गया। चिड़िया गा जाने में प्रकाश प्रसन्न यानी कि प्रसन्न अलंकार है। कौन सा? प्रसन्न है। चिड़िया क्या जाने प्रसन्न अलंकार होगा इसमें। कविता का मानवीकरण किया गया है। लाक्षणिकता है, कविता की उड़ान बनाने अनुप्रकाश अलंकार है। ओके, इस प्रकार से आपको अलंकार में बताता चल रहा हूँ साथियों। दूसरी कविता है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने फूल क्या जाने फूलों के बहाने। अब देखो शब्दार्थ में महकना सुगंध बिखेरना। क्या है? महकना करते हैं सुगंध बिखेरना। तो सबसे पहले प्रसंग देखेंगे। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ। देखो साथियों, ये प्रसंग होता है ना, तो पहली कविता में तो एक समान है, इसलिए प्रसंग को छोड़ो। डायरेक्ट हम देखेंगे व्याख्या। तो देखो साथियों, कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। जो कवि की रचना है किसके बहाने हो सकती है? फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित हो रहता है, यानी खुशी से उछलता रहता है। उसके मन में कविता फूल की बातें विकसित होती है। क्या है? उसके मन में कविता किसके तरह? फूल की बातें मुस्कुराए रहती है। ओके साथियों, फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। बस हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है कविता के बाद। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। फूल होते हैं जो तो कुछ समय के लिए खिलते हैं, यानी कि
एक एक डेढ़ महीने के लिए खेलते हैं, फिर वापस मुरझा जाता है। बसंत ऋतु में ज्यादा खेलते हैं, कि वर्षा ऋतु के अंदर। और जब धूप पड़ती है, अब अभी के वर्तमान समय में कितनी खतरनाक धूप पड़ रही है, और मौसम भी सुहावना होता जा रहा है, इसलिए अभी के वर्तमान मौसम में फूल खिल जाते हैं, लेकिन दिन में वापस मुरझा जाते हैं साथी। लेकिन दिन में भी बारिश होती रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। उनकी परिणति निश्चित होती है, वे घर के अंदर बाहर, एक घर से दूसरे घर में सुगंध फैलाते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान का सुगंध को फैलाए रहते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त है, इस बात को फूल नहीं समझ सकते। यानी कि मतलब से कहना चाहता है कि फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है। कविता लंबे समय तक यदि किसी व्यक्ति को याद हो जाती है तो वह उसे कभी भूलता नहीं है, लेकिन फूलों की सुगंध हमें बस एक डेढ़ महीने के लिए आती है, फिर वापस चली जाती है। फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है सारी। बस यही कविता के बारे में कवि प्रसाद जी बताना चाहते हैं। अब देखेंगे विशेष। तो कवि वह फूल की तुलना मनोरम है, सरल एवं सहज खड़ी बोली भावानुकूल है, मुरझाए महकने में अनुप्रकाश अलंकार तथा फूल किया जाने में प्रसन्न अलंकार। जिसमें ये सब प्रसन्न आ जाए उसे क्या कहते हैं? फूल किया जाने में जैसे प्रसन्न आ गया, तो में प्रसन्न अलंकार हो गया साथियों। शांत रस है, मुक्त छंद है, छंद का प्रयोग नहीं है। छंद का प्रयोग है लेकिन मुक्त छंद है, यानी कि मुक्ति भी छंद का प्रकार है। मैं सोचता था कि मुक्त कोई छंद नहीं है, लेकिन फिर मैंने एक दिन छंद को पढ़ा तो वहां पर आया मुक्त छंद, इसलिए मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। अगला है फिर, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जान। ये साथियों भाषा की तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक साथ आ जाती है, यानी कि एक प्रश्न में सारे कविता का निचोड़ निकाल देता है। वह कहेंगे कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है, इस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरह से खेलने लगते हैं। इसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। तो शायद कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है, इसलिए और बच्चे कहीं भी खेलने लग जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे कविता को कहीं भी गाने लग जाते हैं, यानी कि जो कविता है उसको घर में, स्कूल में, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं युद्धों में, कहीं भी कविता को गाने लग सकते हैं, गाने गाते हैं साथियों। उसी प्रकार बच्चों के माध्यम से इसको बतलाया गया है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी की तरह किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकते, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं, वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते, यानी कि बच्चों के लिए कुछ नहीं है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो अपने रिश्तेदार, अपने कुछ पाड़ोस आड़ोस में लड़ाई भी झगड़ा होता रहता है घरों में, मम्मी पापा में, दादा दादी में। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं कुछ नहीं समझते हैं, उसके घर जाते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, उन्हीं के साथ सोते हैं, उन्हीं के घर उनके बच्चों के साथ पीते हैं, कुछ पराया वराया नहीं समझते हैं बस। और अपने जो माता पिता भी होते हैं वो भी मना नहीं करते, भाई बच्चे हैं खेलने जाते हैं, कोई बात नहीं है। इस तरह कभी अपने शब्दों के आंतरिक यानी कि अंदर व बाहर संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करते हैं। वह बच्चों की तरह वे बेपरवाह कविता पर कोई बंधन लागू नहीं करता है। ऐसा क्लियर हुआ? ये कविता में वो बतलाने चाहते हैं। विशेषतः कवि की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है। बच्चों व कविता में समानता दर्शाई गई है। बच्चों ही जाने पंक्ति से बालमन की सरलता की अभिव्यक्ति मुक्त छंद है। बच्चों के बहाने में अनुप्रकाश अलंकार है, साहित्य की खड़ी बोली। अगली दूसरी कविताएं फिर हमारे पास, बात सीधी, क्या है? बात सीधी पर, बात सीधी थी पर, तो देखो बात सीधी थी पर एक बार बादशाह के चक्कर में जरा टेढ़ी भैंस भैंस गई, उसे पाने की कोशिश में बादशाह की उलट पालट तोड़ मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तने, या फिर बादशाह से बाहर आए, लेकिन इससे बादशाह के साथ साथ बात और भी पेचीदा होने लगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? शब्दार्थ। तो देखो सीधी तो सरल या सहज, चक्कर प्रभाव, टेढ़ा पैसना बुरा पसना, यचिदा कठिन मुश्किल। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तकारों भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण, इस कविता में भाषा की सहजता की बात की गई है। बताया गया है कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा दुरूह हो जाती है, यानी कि भाषा खराब हो जाती है।
अब इसके बारे में व्याख्या देखेंगे साथी। तो देखो, कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से, सरल तरीके से, सरल रूप से व्यक्त करना चाहता है, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। ओके, परिभाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो जाती है। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांश, वाकों आदि को बदला, फिर उसके रूप में बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की या तो इस प्रयोग से उसका काम बच जाए, या फिर वह भाषा को उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता न मिली। उसकी भाषा के साथ साथ कवि भी जटिल होता गया। कवि कुछ अलग ही तरह की जटिल होता गया। कवि जितने शब्दों को सरल तरीके से बतलाता गया, वैसे ही जटिल तरीकों से फंसता गया साथियों। क्लियर हुआ? अब देखेंगे हम इसमें विशेष। तो देखो, कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। भाषा सरल, सहज, साहित्यिक, खड़ी बोली, काव्यांश रचना मुक्त छंद में है। टेढ़ी पेंशना, पेचीदा होना, मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। मुहावरा है मेरी परीक्षा को, टेढ़ी पेंशना, टेढ़ा पसना, पेचीदा होना, तो साथ साथ में प्रवृत्ति, प्रकाश अलंकार भी प्रयोग किया गया है। दूसरी कविता है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेहतर करता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बिनु की तबाश और वाह वाह। देखो, शब्दार्थ देखेंगे, मुश्किल खटेल, धैर्य धीरज, पेंच ऐसी कील जिसके आधे भाग पर चूड़ियां बनी होती है, उलझन यानी कि उलझन, पेंच ऐसी कील, जैसे आप मान लो जैसे जैसे बुल्ट होता है, और गांव की भाषा में बुल्ट बोला जाता है, और इस प्रकार से जैसा होता है, और इस ऐसे होते हैं। आ रहा है समझ में? इस प्रकार से होता है, और गोल डेबरी होती है, उसको वैसे पाते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आता है। ओके, पेंच यानी जिस पर क्या हो, उलझने हो, चूड़ियां बनी हुई होती, बेहतर यानी कि बुरी तरह, कर्तव्य, चमत्कार, तमाशन, दर्शन, तमाशा देखने वाले, शाबाशी, प्रशंसा, प्रोत्साहन देना। ओके, यही है साथी। व्याख्या देखेंगे तो देखो, कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। यानी कि जब उसकी बात पेचीदा यानी कि कठिन हो गई, तो उसने उसकी बात को ध्यान से नहीं समझा, समस्या को नहीं सुना, हल ढूंढने की बजाय वह और अधिक शब्द जाल में फंस गया। ओके, यानी कि जो भाषा होती है, भाषा के बारे में बतलाना चाहता है कि जो भाषा होती है बहुत खराब होती है। जब टेढ़े मेढ़े शब्द निकल जाते हैं तो बहुत उलझन में चला जाता है। बस बात कुछ एक थोड़ी सी को हो, लेकिन जब टेढ़े मेढ़े शब्द निकल जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज निकल जाती है। बात का पेंच खुलने के साथ स्थान पर टेढ़ा होता गया, और कभी उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा और कठिन हो गई। शब्दों को प्रयोग पर उसे दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। विशेषतः कवि धैर्य पूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दे रहा है। वाह वाह में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है। वाह वाह, इससे शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है साथी, ध्यान रखना। पेज कसने के बिंब से कवि का खत्ते प्रभावी बना है। बेहतर है, विशेषण सटीक है। बेहतर यानी कि विशेषण है ऐसे में और सटीक तरीके से। कर्तव्य में व्यंग्यात्मक भाव निहित है। किस प्रकार का कर्तव्य में? व्यंग्यात्मक। लोकप्रिय उर्दू शब्दों बेहतर, कर्तव्य, तमाशबीन, साप आदि का सुंदर प्रयोग किए गए उर्दू शब्द। मुक्तक छंद है, कौन सा मुक्तक है? जैसे मुक्त बोलते हैं, लेकिन मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। अगली तीसरी कविता है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार बोलने लगे। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसे जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था। बात ने तो जो एक शरारती बच्चे की तरह है मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पहुंचते देकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सही सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो देखो, शब्दार्थ है, शब्दार्थ कुछ आप देख लीजिएगा साथ में, व्याख्या देखेंगे डायरेक्ट। तो देखो, कवि अपनी बात के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम हुआ है जिसको कवि को डरता, यानी कि बात बिगड़ गई। और जैसे पेंच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ी समाप्त हो जाती है। जैसे हम किसी बोल्ट होता है, डेबरी होती है, उसको बार बार कसते हैं तो उसकी चूड़ियां मर जाती है और वो घूमने लगता है, कभी कसता ही नहीं है। उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का
प्रभाव नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में ही खो गई, उसकी अव्यंजना समाप्त हो गई। यानी कि जो कवि है वो एक बात से बात बात उसी वो टेढ़े मेढ़े शब्द बोलने लगे और उसी बात बाहरी शब्दों से उनकी बात बिगड़ गई और वो कभी सुलझ ना सके, कभी समाप्त न हो सके। अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है, ऐसी स्थिति में कवि के विवेक की बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों के गहराई नहीं थे, शब्दों में ताकत न थे। कविता प्रभावहीन हो गई जब वह अपनी बात स्पष्ट न कर सके तो बात नहीं सराहती बच्चे के समान पसीना पहुंचते कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरल सहजता और सुविधा से प्रयोग का सिखाए। यानी कि जो शब्द होते हैं उनको कभी बिल्कुल सरल तरीके से भी प्रयोग किया है या कभी अपनी वाणी पर विराम दिया है या फिर कभी आपने कभी मीठी वाणी बोली है, यह बतलाना चाहता हूं। देखो विशेष में देखेंगे, बहुत खतरनाक विशेष है भाई दोस्तों इसका। तो देखो कवि ने कविता की आडम्बपूर्ण भाषाओं पर व्यंग्य किया है। आडम्बपूर्ण भाषा जो बिल्कुल विपरीत भाषाएं, खराब भाषा, कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दार्थ, उसके बारे में व्यंग्य बता रहे हैं। बात का मानवीकरण किया गया है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह उपमा अलंकार है। कौन सा उपमा दे रहे हैं ना, कील की तरह है, उपमा है, शरारती बच्चे की तरह है, उपमा है। उपमा अलंकार जैसे किसी को उपमा दी जाए, ओके, कि तुम इस तरह कार्य क्यों नहीं करते हो, इस प्रकार से जोर जबरदस्ती, पसीना पहुंचने में अनुप्रकाश तथा बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। बात की चूड़ी बनाना रूपक, रूप का रूप हो रहा है ना, किस प्रकार का रूप है, बात की चूड़ी, पसीना पहुंचना, जोर जबरदस्ती, अनुप्रकाश, अनुप्रास अलंकार है। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक शब्द है। मुक्त छंदे काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का समझते हो आप, यानी कि जटिल शब्द, बात को फंसाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग करना। यानी कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाले शब्द, ओके, वैसे शब्द को क्या कहते हैं, खड़ी बोली कहते हैं। तो साथ ही हमने पूरा तीसरा अध्याय भी बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, तीसरे की व्याख्या। ओके साथियों, कल क्या देखेंगे हम, इसी के प्रश्न को देखेंगे साथियों। कल तक का इंतजार करें। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत।